नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। अनीता चौधरी हत्याकांड के मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन की 7 दिन की रिमांड अवधि बढ़ाई गई। पुलिस ने पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की। अनीता चौधरी हत्याकांड के विरोध में जाट समाज ने बाजार बंद कराया। मृतका के बेटे राहुल चौधरी ने आत्मदाह करने की चेतावनी दी। राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष जस्टिस GR मूलचंदानी ने मथुरा दास माथुर अस्पताल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जोधपुर में 938 करोड़ की लागत से बनेगी एलिवेटेड रोड। NHAI ने जारी किया टेंडर। पूर्व विधायक स्वर्गीय कैलाश बंशाली की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर गौशाला मैदान में क्रिकेट ग्राउंड का उद्घाटन किया गया। और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर के सरदारपुरा थाने में दर्ज अनीता चौधरी हत्याकांड मामले के मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को शनिवार को पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद न्यायालय में पेश किया गया। हालांकि ट्रायल कोर्ट के मजिस्ट्रेट अवकाश में होने के कारण लिंक कोर्ट में पेश कर पुलिस ने गुलामुद्दीन का पुलिस रिमांड मांगा, जिसका गुलामुद्दीन के अधिवक्ताओं ने विरोध किया। न्यायालय ने पुलिस की अर्जी को स्वीकार करते हुए गुलामुद्दीन को 7 दिन का पुलिस रिमांड देने के आदेश दिए। वहीं पिछले 7 दिनों में गुलामुद्दीन से पूछताछ कर रही पुलिस के हाथ अभी तक कोई बड़ा सुराग नहीं लगा। पुलिस सूत्रों की माने तो गुलामुद्दीन पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा और रोज एक नई कहानी बताने के कारण पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। गुलामुद्दीन की पत्नी और इस मामले में सह आरोपी आबिदा परवीन को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया और अब पुलिस की सारी उम्मीद गुलामुद्दीन पर थी। ऐसे में गुलामुद्दीन से पूरी हत्या का राज उगलवाने के लिए पुलिस अब गुलामुद्दीन का पॉलीग्राफ टेस्ट करने की तैयारी कर रही है और इसके लिए नोटिस जारी किया गया। पुलिस की ओर से जारी नोटिस को गुलामुद्दीन के अधिवक्ता ने रिसीव किया। अधिवक्ता ने बताया कि 18 नवंबर को इस नोटिस का जवाब पेश किया जाएगा। आज मुलजिम गुलामुद्दीन को न्यायालय में पेश किया गया। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट साहब अवकाश पर होने के कारण में अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 में पेश किया गया और जहाँ पुलिस ने मांग की थी कि इसमें गुलामुद्दीन की पुलिस कस्टडी दी जाए। हमने पुलिस कस्टडी का विरोध किया कि पूर्व में भी 7 दिन पुलिस कस्टडी ले चुके हैं, अभी तक पुलिस किसी प्रकार के नतीजे पर नहीं पहुंची है, इसलिए उसको पुलिस कस्टडी नहीं दी जाए। तो न्यायालय ने 23 तारीख तक की पुलिस कस्टडी दी है और हमने न्यायालय में मांग की कि इसके साथ में थाने के अंदर 3rd डिग्री का प्रयोग किया जा रहा है और मुलजिम के जो अधिकार है वो 24 घंटे के अंदर उसका मेडिकल नहीं किया जा रहा है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि मुलजिम का 24 घंटे के अंदर मेडिकल किया जाए और 3rd डिग्री का उपयोग नहीं किया जाए। सर, पॉलीग्राफ को लेकर नोटिस जारी किया। पॉलीग्राफ की टेस्ट के लिए जो मुलजिम को नोटिस दिया गया था उसके लिए नोटिस आज हमने प्राप्त किया और उसके जवाब के लिए 18 तारीख को मंडे को जवाब के लिए डेट रखी हुई है। अनीता चौधरी हत्याकांड में इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक खाली हाथ नजर आ रही है, जिसके विरोध में आज जाट समाज के लोगों ने कुड़ी बाजार बंद करवाए। हालांकि बाजार बंद का मिला जुला असर रहा। अधिकांश जगहों पर पुलिस मौजूद रही, जिसके चलते बाजार बंद नहीं हो पाए। वहीं इस पूरे मामले में मृतका के बेटे राहुल चौधरी ने एक बार फिर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए आत्मदाह करने की चेतावनी दी। राहुल चौधरी ने बताया कि इतने दिनों बाद पुलिस अब वायरल ऑडियो को फर्जी बता रही है, जबकि उनके पिताजी मनमोहन चौधरी ने खुद इस ऑडियो की पुष्टि की। चौधरी ने बताया कि वह पहले दिन से पुलिस को जांच करने में सहयोग कर रहे हैं, फिर भी पुलिस अधिकारी उन पर बार बार दबाव बना रहे हैं। इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस गुलामुद्दीन से कुछ भी उगलवा नहीं पाई, इसीलिए अब राहुल चौधरी ने पुलिस आयुक्तालय के बाहर आत्मदाह करने की चेतावनी दी। मृतका के परिजनों ने बताया कि वह CBI के अलावा किसी को भी उनके मकान व दुकान की तलाशी नहीं लेने देंगे। पुलिस की जांच में हमने पहले से सहयोग कर रखा है। 31 तारीख को हमने साइन करके दे दिया था पोस्टमार्टम कराया जाए, बट पुलिस ने अपने हिसाब से पोस्टमार्टम नहीं कराया और एक षड्यंत्र रचा, जिसके अंदर उन्होंने नोटिस का और खेल रचा था। क्यों उन्होंने 13 तारीख को उपचुनाव खत्म होते सीधा पोस्टमार्टम करवा दिया। पुलिस तो पोस्टमार्टम पहले भी करवा सकती थी, बट उन्होंने नहीं करवाया। इस सब में पुलिस की मिलीभगत है। पुलिस की जांच पे हमें कोई भी भरोसा नहीं रह गया है। आज 17-18 दिन बीत जाने के बाद में पुलिस ने कहा है कि वो ऑडियो झूठा है, जबकि उसका सत्यापन मेरे पिताजी ने ही किया था और पुलिस ने अभी तक ना तो उसकी कोई फॉरेंसिक जांच कराई है और सीधा स्टेटमेंट दे दिया कि वो जांच ऑडियो झूठी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आज अगर ये सब चीज़ें थी तो पुलिस पहले ही बयान कर सकती थी।
पुलिस ने अभी तक कोई भी वैधिक स्टेटमेंट नहीं दिया है अभी तक। ना कमिश्नर साहब इस मामले में कुछ बोल रहे हैं। इतना बड़ा मैटर होने के बावजूद भी कमिश्नर आज चुप क्यों है? मैं इसका जवाब जानना चाहता हूँ। और रही बात जो पोस्टमार्टम की है, तो उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। हम वापस पोस्टमार्टम की डिमांड करते हैं, इससे पता लगे क्या है। आज मीडिया सूत्रों से जैसा हमें पता लगा था कि जो पुलिस ने पोस्टमार्टम कराए हुए 2 दिन हो चुके हैं और विसरा को अभी तक जांच में नहीं दिया गया है, आगे नहीं भेजा है एफएसएल में। तो ये पुलिस ने इतनी लापरवाही किस कारण से बरती है, हमें ये अभी तक नहीं पता लगा है। और पुलिस जैसा हम पे दबाव बनाती जा रही है, पोस्टमार्टम, पहले पोस्टमार्टम के लिए और अभी के लिए दाह संस्कार के लिए जो हम पे इतना दबाव बनाया जा रहा है, तो पुलिस कानूनी कार्रवाई करके वो मुजरिमों को पकड़ने के लिए इतना दबाव क्यों नहीं बना रही है? सब लोग हम पे आ रहे हैं। जो लाबूराम जी है, वो हम पे झूठा आरोप लगा रहे हैं कि वो आए, हमसे बात की, जबकि लाबूराम जी ने आके हमसे कोई बात नहीं की है। पुलिस झूठे स्टेटमेंट बयां कर रही है कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और अभी के टाइम में पुलिस हम पे दबाव बना रही है कि सर्च करवाएंगे हमारे घर के और दुकान पे। तो हम तैयार हैं सर्च कराने के लिए, बट हम पुलिस से नहीं करवाएंगे, हम सीबीआई से ही जांच करवाएंगे। सीबीआई जांच के अलावा हम आगे किसी भी पहलू में आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारी एक ही डिमांड है, सीबीआई जांच। और पुलिस ने अगर इसी तरह से अगर आगे से आगे जो दबाव बनाती गई और मेरी माताजी का अंतिम संस्कार करने के लिए जो दबाव बना रही है और अंतिम संस्कार करा लिया, तो मैं पुलिस कमिश्नरेट के सामने जाके आत्मदाह कर लूंगा। क्योंकि मेरी इस पूरी दुनिया में आने से पहले मेरी माताजी ने कोख में रखा था मेरे को 9 महीने, तो उनका रिश्ता मेरे से सबसे पहले है। उनके लिए मैं जिंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ। इस चेतावनी को प्रशासन और पुलिस डिपार्टमेंट थोड़ा सीरियस ले, क्योंकि मैं आत्मदाह करने के लिए पूरा तैयार हूँ। अगर पुलिस ने अगर इतनी नाकामी से और इतने झूठे तरीके से अगर इस मामले को अगर आगे से भी चलाते रहे, तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। और हमें इस जांच पे भरोसा नहीं है कोई भी किसी भी तरह की। और पुलिस कमिश्नर से मैं अपील करता हूँ कि वो आए और इस केस के अंदर पूरी जो भी बात हुई है, जो भी न्यूज आई है, जो भी साक्ष्य मिले हैं, उसका मीडिया के अंदर अपनी इंटरव्यू दें। बिल्कुल सत्य कह रहा है ये मेरा बच्चा, और कुछ भी कर सकता है ये अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता है, और इसके साथ साथ मैं भी कर लूंगा। नहीं तो अब वो ही नहीं रही, मेरी तो घर पूरा उजड़ गया, दुनिया लूट गई मेरी। तो ये मेरा एक बच्चा है, मेरे से भी ज्यादा इसके ऊपर था। जब तक ये घर पे नहीं आता था, खाना नहीं खाता था, वो खाना नहीं खाती थी, और इसके बगैर वो रह ही नहीं सकती थी। अभी इसके तो बहुत ही हो गया है, और ये सत्य कह रहा है, ये पुलिस कमिश्नर के सामने जाके आत्मदाह कर लेगा। उसके बाद में अगर यही नहीं रहा तो फिर मैं भी कर लूंगा। मैं भी इस दुनिया में जी के क्या करूंगा। हम पुलिस का पूरा सहयोग करने के लिए जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम जांच करेंगे, घर की तलाशी लेंगे, दुकान की लेंगे, हम बिल्कुल देंगे। लेकिन अब सीबीआई के सामने ही हम घर खोलेंगे, दुकान खोलेंगे, सबके सामने हम पूरा जांच सर्वे करा देंगे। हम पूरा पुलिस प्रशासन को, सीबीआई को, सबको साथ देने की पूरा तैयार। लेकिन अब हम पुलिस प्रशासन के ऊपर रत्ती भर विश्वास नहीं रहा। जो जांच अधिकारी है, जांच कर रहे हैं, कुछ नहीं, सब अपनी मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। अब ये बता रहे हैं कि वीडियो जो मेरे सुमन के बात हुई थी, ये भी फर्जी है। कैसे फर्जी है? मेरे खुद के बात हुई थी, मैं इसका सुमन है, मेरे खुद के बात हुई थी। 101% सत्य बात है। हम पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। घर की जांच, दुकान की जांच बिल्कुल आप करो, कोई ही नहीं है आप। लेकिन अब सीबीआई के सामने ही घर की, दुकान की जांच कराएंगे हम। फर्जी कहता था, अभी सत्य है बिल्कुल। मेरी सुनीता से बात हुई थी, पहले इन्फॉर्मेशन मेरे को सुनीता ने दी थी फोन करके कि जी फोन नहीं लग रहा है, 5 बजे स्विच ऑफ आ रहा है दीदी का, आप जाके दुकान चेक करो। मैंने दुकान जाके पता किया, सुनीता ने उसके दूसरे दिन, तीसरे दिन सुबह 29 को मेरे को सुबह 10:50 में मेरे से बात की थी। बिल्कुल, और बिल्कुल सत्य वीडियो है ये पुलिस पर छुपा रही है। क्यों छुपा रही है? पुलिस प्रशासन टोटल दबाव में कार्य कर रहा है। किसके कारण से कर रहा है? जब हमने एफआईआर के अंदर तेई बंसारी जी का नाम खुला दे दिया गया, और हमें अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया। सुमन कह रही थी कि तेई बंसारी का हाथ है, ये कुछ भी कर देगा, और इसने ही मर्डर किया है, ये इसने करवाया है। लेकिन अब तो मुझे भी पूरा यकीन हो गया कि तेई बंसारी नहीं करवाया है, क्योंकि ये जो सहीबुद्दीन है, ये लूट के लिए जो पुलिस घटना बता रही है, लूट की नहीं है। पर्दा लाडली पुलिस अब, और पुलिस की जांच के ऊपर हमें अब रत्ती भर भी भरोसा नहीं रहा। हमें सीबीआई जांच चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जो भी इसके अंदर षड्यंत्र रचा है, सब बाहर आना चाहिए, सबको सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त। हमें न्याय चाहिए, और अब पुलिस प्रशासन के ऊपर हमें न्याय की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये सब झूठी कहानियां बना रही है और अपने मन गढ़ंत से सब आ रहा है। हमें मीडिया से ही पता चल रहा है। आज तक पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे पास कोई नहीं आएगा, हमने जांच में ये कर दिया है, पहले बोले मोबाइल नहीं मिला, फिर बोले मोबाइल मिल गया। आपके मीडिया से, न्यूज़पेपरों से पता चल रहा है मोबाइल मिल गया, मीडिया बता रहे हैं
प्रशासन के भी इसके अंदर मोबाइल में कुछ हमें मिला है, लेकिन अब बाद में वापस स्टेटमेंट आ रहा है कि हमें मोबाइल में कुछ नहीं मिला। मेरी दरख्वास्त एक कमिश्नर साहब से कि आप सभी अपने हाथ में इस हत्या का केस लेके आप पूरी जांच अब सभी करें। हमें पुलिस प्रशासन जो जांच कर रहे हैं अधिकारियों पर रत्ती पर भी विश्वास नहीं रहा। जब आबिदा को पहले से ही पकड़ लिया गया था तो पुलिस ने उसके घर की जांच पहले क्यों नहीं करवाई? जब गड्ढे की जांच पहले करवा सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं करवाई? ये सब साक्ष्य है का जो सबूत है उनको नष्ट किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन हर चीज को छुपाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी इस मामले में सीरियस कार्रवाई नहीं हो रही है। हमें सिर्फ सीबीआई जांच से ही उम्मीद है। और आज मैं प्रशासन से और बात करना चाहता हूँ कि प्रशासन यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है। कोई राजनेता यहाँ पे नहीं आ रहा है, सिर्फ हनुमान बेनीवाल जी है जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी प्रशासन कहाँ गया? इतना बड़ा मामला होने के बावजूद भी आज के टाइम में क्यों नहीं आ रहा है? और मैं पुलिस प्रशासन को वापस चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने हम पे ऐसे ही दबाव बनाते रहे और हमारे दुकान और घर की जो जांच के लिए कह रहे हैं, अगर उस पर दबाव बनाते रहे, दाह संस्कार पे दबाव बनाते रहे, तो मैं पुलिस कमिश्नर के सामने जाके आत्मदाह कर लूंगा। हम पूरा सहयोग करेंगे जांच में। हम अपने दुकान और घर को जब तक सीबीआई जांच नहीं होती है हम नहीं खोलेंगे। पूर्व विधायक स्वर्गीय कैलाश पंचाली की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर शनिवार को क्रीड़ा संगम गौशाला मैदान में क्रिकेट ग्राउंड का उद्घाटन किया गया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी व शहर विधायक अतुल बंसाली के मुख्य आतिथ्य में क्रिकेट ग्राउंड का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर के सभी खेल प्रेमियों को बधाई देते हुए कहा कि यह क्रिकेट ग्राउंड आने वाले समय में जोधपुर की प्रतिभाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी ने संबोधित करते हुए बताया कि पूर्व विधायक स्वर्गीय कैलाश पंचाली भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता होने के साथ साथ एक कुशल नेतृत्व के धनी थे। उन्होंने बताया कि बंसाली ने अपना संपूर्ण जीवन संघ व जनता की सेवा में समर्पित किया। शहर विधायक व स्वर्गीय कैलाश बंसाली के भतीजे अतुल बंसाली ने बताया कि काका की सदैव यह इच्छा रहती थी कि वह जोधपुर शहर के विकास में अपना विशेष योगदान दे और साथ ही शहर के युवाओं व खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी उन्होंने विधायक रहते हुए अपना योगदान दिया। इसी कड़ी में जिला कलेक्टर के साथ चर्चा कर इस ग्राउंड की भूमिका तय की गई थी, जिसे आज मूर्त रूप दिया गया। आज जोधपुर के लोक लाडले पूर्व विधायक आदरणीय काका श्री कैलाश जी बंसाली की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर, चूंकि उनका गौशाला मैदान के इस खेल मैदान के बहुत अधिक प्रिय था और आपने इस मैदान के लिए अपने 10 साल के विधायक काल में खूब काम किया और उन्हीं की यादगार में आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर इस खेल मैदान का उद्घाटन माननीय केंद्रीय मंत्री राजस्थान सरकार जोगाराम जी पटेल, माननीय सूरसागर विधायक देवेंद्र जी जोशी के और सभी खेल प्रेमियों के कर कमलों से आज यहाँ उद्घाटन किया। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में यहाँ से काफी प्रतिभाएं निखर कर आगे देश और विदेश स्तर तक, अंतर्राष्ट्रीय तक जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे निवेदन करूंगा, अधिक से अधिक खेल के इन मैदानों का और इन फैसिलिटीज का उपयोग करें और जोधपुर में खेल अपने एक उच्चतम शिखर पर पहुंचे, ऐसी मेरी शुभकामना और मनोकामना। धन्यवाद। जोधपुर ग्रामीण पुलिस द्वारा ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत साइबर फ्रॉड में लिप्त संदिग्ध मोबाइल नंबर धारकों का एक डाटाबेस तैयार कर उनकी धरपकड़ की जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण रामभूति जोशी ने बताया कि महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज जोधपुर के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत साइबर फ्रॉड में लिप्त संदिग्ध मोबाइल नंबर धारकों की आसूचना संकलन कर उनके निवास स्थान पर दबिश दी जाकर जिला जोधपुर ग्रामीण के पुलिस थाना पीपाड़ शहर हल्का क्षेत्र में निवासरत कुल 5 संदिग्ध व्यक्तियों को 170 BNS में गिरफ्तार किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण ने बताया कि साइबर सेल जोधपुर ग्रामीण के सुपरविजन में टीम द्वारा तकनीकी डेटाबेस के आधार पर साइबर फ्रॉड में लिप्त मोबाइल नंबर व खाता धारक अरबाज पुत्र अशफाक सहित 4 और आरोपियों को 170 BNSS में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि उक्त साइबर फ्रॉडर अपने बैंक खाते में साइबर फ्रॉड के पैसों की लेन देन करता था। जोधपुर के राजीव गांधी थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात बारात में पटाखे छोड़ने की आपसी कहासुनी के चलते चाकूबाजी की घटना में एक युवक घायल हो गया। राजीव गांधी थाना सब इंस्पेक्टर लालाराम ने बताया कि देर रात सूचना मिली, जिसके अनुसार एक बारात में कुछ युवकों ने पटाखे छोड़ने की बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके चलते 7-8 अज्ञात युवकों ने नदीम नाम के युवक पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में नदीम को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां प्रारंभिक उपचार के बाद उसकी हालत बेहतर है। घायल नदीम ने बताया कि चौका क्षेत्र में जब वह अपने किसी रिश्तेदार की बारात लेकर जा रहे थे, उसी समय वहां कुछ युवक आसमान में पटाखे छोड़ रहे थे।
जिसकी चिंगारियां बारात में जा रही महिलाओं पर आ रही थी। इस पर उन युवकों से कहा कि वह थोड़ा ध्यान से पटाखे छोड़े, वरना कोई अप्रिय घटना हो सकती है। इस पर उन 7-8 युवकों ने चाकू से हमला कर दिया। रात में जा रहे थे तो वो लड़के हाथ में से पटाखे लेके और ऊपर आसमान की तरफ फेंक रहे थे, तो उसकी जो चिंगारी वगैरह थी वो लेडीज़ की तरफ आ रही थी। तो हमने उन्हें ये चीज़ का मना किया कि ये मत करो। पहले हमने अकेले पे मना किया, जब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर हम जब वहाँ चौका गए, वहाँ मना किया तो लोग हमसे हाथापाई करने लगे। कौन थे वो मैं नहीं जानता हूँ मैं वो कौन थे क्या है। वो हमारे साथ में बारात में थे वो भी। फिर उसके बाद मेरा वो भाई है, दोस्त है आमिर खान, तो वो गया तो उससे हाथापाई कर ली। तो फिर जब मैं उनको छुड़ाने के लिए गया तो मेरे ऊपर चाकू से हमला कर दिया, यहाँ पे कान पे पीछे की साइड में पूरा एकदम। कहाँ से कहाँ जा रही थी बारात? जी ये बारात आखलिया सर्कल से चौका जा रही थी हयात गार्डन। अच्छा, मेरा नाम नदीम है। कितने लोग थे मारने वाले? जी मारने वाले कम से कम 8 से 9 लोग थे। कहाँ पे रहते हो आप? मैं प्रताप नगर फैजाम मस्जिद गली नंबर 7। ठीक है, कोई आपसी रंजिश वगैरह तो? जी नहीं, कभी कोई रंजिश नहीं उनसे मेरी। ठीक। ये रात को कोई शिवगढ़ रिसोर्ट में शादी का प्रोग्राम था, तो उसमें प्रताप नगर से कोई बारात आई थी। बारात के अंदर युवकों को कोई पटाखे फोड़ने को लेकर आपस में कहासुनी हो गई, जिसमें किसी अज्ञात युवक ने नदीम पुत्र नसरुद्दीन, मुसलमान, प्रताप नगर का रहने वाला, तो उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। सर ये रात कितने बजे की घटना है? हमारे पास सूचना 12:15 बजे आई थी और बाकी घटना उससे कुछ समय पहले की है, तो उसके संबंध में वो रिपोर्ट परिवादी पक्ष कर रहे हैं। इनकी कोई आपसी कोई रंजिश वगैरह झगड़ा हुआ? नहीं, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। शादी के अंदर ही कोई पटाखे फोड़ने की बात को लेकर कहासुनी है। मरीज की स्थिति नहीं, मरीज की स्थिति ठीक है, वो रिपोर्ट दे रहे हैं, तो अग्रिम प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई करें। केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रयासों से जोधपुर एलिवेटेड रोड के बहुप्रतीक्षित ड्रीम प्रोजेक्ट का मार्ग प्रशस्त हो गया है। जोधपुर की हार्टलाइन महामंदिर चौराहे से आकलिया चौराहे तक बनने वाली एलिवेटेड रोड 4 लेन की होगी। करीब 8 किलोमीटर लंबी रोड पर 938 करोड़ से अधिक खर्च आएगा। NHAI ने इसका टेंडर जारी कर दिया है। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने जोधपुर के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को स्वीकृत करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जल्द ही इसका शिलान्यास कर निर्माण कार्य आरंभ करवा दिया जाएगा। करीब 1 साल पहले नवंबर 2023 में जब नितिन गडकरी एक निजी कार्यक्रम में जोधपुर आए थे, तब शेखावत के साथ उन्होंने प्रस्तावित एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट को लेकर रूट देखा था। गडकरी ने जूना खेड़ापति बालाजी मंदिर, आकलिया चौराहा, बॉम्बे मोटर, 5 रोड, शनिश्चर जी का थान, जालोरी गेट, पूरी तिराहा तक गाड़ी में बैठकर मार्ग का अवलोकन किया था। ये एलिवेटेड रोड महामंदिर चौराहा से शुरू होकर आकलिया तिराहे तक बनेगी। पावटा सर्किल से रायका बाग बस स्टैंड की तरफ 2 लेन उतरेगी। कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट के पास से एलिवेटेड रोड को जोड़ेगी। पूरी तिराहे से रेलवे स्टेशन की तरफ 2 लेन उतरेगी और 5 रोड से 12वीं रोड तक की तरफ 2 लेन उतरेगी। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 15 में स्थित राज के सैटेलाइट अस्पताल में पिछले 3 दिनों से डॉक्टर नहीं आने से मरीज परेशान हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार पूरा सैटेलाइट अस्पताल सिर्फ एक डॉक्टर के भरोसे चल रहा है, जिसके चलते अस्पताल में आने वाले मरीजों को घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता है। वहीं अस्पताल में आए बच्चों को देखने के लिए कोई विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं होने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आमजन का कहना है कि जब पर्ची कटाते हैं तब कुछ नहीं बताते, लेकिन जब डॉक्टर के पास नंबर आता है तब वह कहते हैं कि यहाँ बच्चों का डॉक्टर नहीं आ रहा है, इसीलिए इलाज नहीं हो पाएगा। आमजन का कहना है कि यदि पहले पता चल जाता तो घंटों लंबी लंबी लाइनों में खड़ा नहीं रहना पड़ता। डॉक्टरों की गैर मौजूदगी से मरीजों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया शनिवार को अल्पप्रवास पर जोधपुर आए। इस दौरान सर्किट हाउस में पत्रकारों से अनौपचारिक वार्ता करते हुए सतीश पूनिया ने अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह नपुंसक बनाकर रख दिया था। गहलोत सरकार के समय प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई थी और उसी का परिणाम है कि प्रदेश में अपराधों का ग्राफ भी बढ़ता गया। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र की आजादी है, लेकिन इस आजादी का उपयोग सभी को अपनी मर्यादा में रहते हुए करना चाहिए। किसी को भी मर्यादा लांघनी नहीं चाहिए। सतीश पूनिया ने हाल ही में हुए थप्पड़ कांड के बारे में कहा कि लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा का कोई स्थान नहीं है। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को एक होकर राज्य के विकास के लिए कार्य करना चाहिए। प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा की जीत को लेकर सतीश पूनिया काफी आश्वस्त नजर आए। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार लगातार अपने तय लक्ष्यों की ओर बढ़ रही है और उपचुनाव में भी हम जीत दर्ज करेंगे।
ऐसा कुछ भी नहीं है। अशोक गहलोत जी के खिलाफ भाजपा ने खूब बोला है, तभी वो सत्ता से बाहर हुए हैं। और वो यदि सवाल खड़े करते हैं तो उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि पिछले 5 साल में जिस तरीके की कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई थी उनके शासनकाल में, विरासत में उन्होंने जो दिया है, यहाँ की पुलिसिंग को कमजोर किया है। और इसलिए राजस्थान में जो हालात बने थे पिछले 5 साल में, बीजेपी की सरकार ने उसको दुरुस्त करने का काम भी किया है। जहां तक इस घटना का सवाल है, इसकी प्रशंसा कोई नहीं करेगा। लोकतंत्र में चुनाव कोई लड़े, वोट कोई किसी को दे, लेकिन लोकतंत्र में हमारा जो संविधान है और उस संविधान के अंदर जो हमें आजादी मिली है, उसका मर्यादा से पालन करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। इसलिए हिंसा का कोई स्थान नहीं है और समाज में गरिमा मर्यादा बनी रहनी चाहिए। संदेश देखिए, लोकतंत्र में राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी या ब्यूरोक्रेसी और ये डेमोक्रेसी का पार्ट है, और इसलिए वो मिलके जब चलती हैं, काम करती हैं, तो उसका निश्चित ही लाभ किसी भी प्रदेश को, देश को होता है। और इसलिए दोनों के बीच में संबंध भी ठीक होने चाहिए और इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, ये मुझे लगता है कि सब राजनीतिक दलों के लिए एक सीख है। चुनाव में सलूम्बर की एक सीट थी हमारी 23 में, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जिस तरीके से पार्टी ने संगठनात्मक तौर पर, प्रबंधन के तौर पर जो काम किया है, एक अच्छा मैनेजमेंट सबके सामने है, तो उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि बीजेपी अधिकांश सीटें जीतेगी। राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष जस्टिस GR मूलचंदानी ने शनिवार को मथुरा दास माथुर अस्पताल का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष ने अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर, पर्ची काउंटर, MRI सेंटर, कैथ लैब आदि का निरीक्षण किया। अध्यक्ष जस्टिस GR मूलचंदानी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान अस्पताल में अधिकांश जगहों पर उचित व्यवस्था पाई गई, परंतु कुछ जगहों पर जहां व्यवस्था को बेहतर बनाने की जरूरत थी, वहीं अस्पताल अधीक्षक व संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जल्द ही व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जाएगा। जस्टिस GR मूलचंदानी ने वह जल्द ही एक और निरीक्षण करेंगे, तब अस्पताल के वार्ड का भी निरीक्षण किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अभी जो कमियां पाई गई है वह दुरुस्त मिले। मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष ने बताया कि यह संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां बड़ी संख्या में मरीज आते हैं एवं कहीं न कहीं चिकित्सक कम है, जिसे लेकर भी एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। वहीं अस्पताल में पानी की कमी को लेकर उन्होंने कहा कि उचित टैंकर की व्यवस्था की जाती है, जिससे कि पानी की आपूर्ति की जा सके। मेन कंडीशन यही है कि हमारे यहाँ से लेने आए। मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ से ये पहुँचा देंगे तो वो लेना ही पड़ेगा। तो इसका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है क्या? और जो है वो इंस्पेक्शन हमने यहाँ किए और काफ़ी स्थितियाँ ऐसी हैं जिसमें रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। बाकी एक सेकंड विजिट और रखूँगा जिसमें जो है वो सारे बाकी के वार्ड्स भी देख पाऊँ और मेरे को लगता है कि सब कुछ ठीक है। कुछ छोटे मोटी जो है वो तकलीफें हैं वो सुपरिटेंडेंट साहब से कही हैं, वो सुधारी जाएंगी। सर, यहाँ पे एक मेजर जो है अपना पानी का टैंक है, इसके पास में एक सीवर लाइन का हौद है, वो लीकेज होने की वजह से उस दीवार से पानी रिस रहा है काफ़ी लंबे समय, और वो पानी पूरे वार्डों में डिपार्टमेंट में सप्लाई हो रहा है। उस पानी का अभी तक कोई कल्चर भी नहीं करवाया गया है, इस पर क्या कहना चाहिए? अगर ऐसा कोई इशू है तो मैं सुपरिटेंडेंट साहब से आज बताता हूँ और उसको भी वो एड्रेस करेंगे। हमारी जानकारी में पहली तो ये बात थी नहीं, ना किसी ने बताई हमको। एक आध वार्ड में पानी की कमी थी, वो जरूर कहा गया, वो टैंकर आ रहे हैं, बढ़ेगा। और बाकी जो आप ये इशू बता रहे हैं इसको दिखवाते हैं। सॉरी, आप सुबह से यहाँ राउंड ले रहे हैं, डेटास ले रहे हैं, आपको क्या लगा कमियां तो है कहीं ना कहीं सुधार की वाकई आवश्यकता है? बाहर से आने वाले देखिए, पेशेंट इनफ्लो बहुत ज़्यादा है, जो कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा है, और हमारे डॉक्टर्स भी कम हैं। उस हिसाब से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं और जो सुधार होंगे उसको शासन अवश्य करवाएगा। हम उनको अपनी जो है रिपोर्ट सिफारिश भेजेंगे। देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक पुलिस बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का दीक्षांत परेड समारोह शनिवार को पालड़ी खींचियान स्थित नवारक्षी प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित हुआ। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल राजस्थान सेक्टर पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर अर्चना शिवहरे दीक्षांत परेड समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। परेड ग्राउंड में बुनियादी प्रशिक्षण क्रम संख्या 18B बैच के कुल 478 नवारक्षकों का दीक्षांत और पासिंग आउट परेड समारोह आयोजित किया गया।
समारोह में 478 नवारक्षकों ने देश सेवा की शपथ ली। अब ये जवान देश की अलग अलग सीमाओं पर तैनात होकर देश की रक्षा करेंगे। प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य व पुलिस उप महानिरीक्षक अशोक स्वामी ने बताया कि 18वीं बैच के कुल 478 नवारक्षियों का 44 सप्ताह का सघन बुनियादी प्रशिक्षण समाप्त होने पर आज दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल राजस्थान सेक्टर मुख्यालय जयपुर की पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर अर्चना शिवहरे थी। उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। साथ ही प्रशिक्षण काल में सर्वश्रेष्ठ रहे नवारक्षकों को पुरस्कृत किया गया। उन्होंने सभी नए रिक्रूटों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और देश सेवा की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में जवानों ने तिरंगे और सीआरपीएफ के झंडे के साथ मार्च पास्ट किया। इस मौके पर नव आरक्षियों ने रण कौशल का प्रदर्शन भी किया। जल थल और वायु जाने की आज्ञा होगी जाऊंगा और जिसे मेरा अधिकारी सारी आज्ञाओं तन मन से पालन करूंगा चाहे उसमें प्राण जाने का भी भय क्यों ना हो। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक पुलिस बल है। आरटीसी जोधपुर इसके अग्रणी प्रशिक्षण केंद्रों में से एक है। आज आरटीसी जोधपुर में 18B बैच के 478 प्रशिक्षक का दीक्षांत परेड समारोह हुआ। 12 राज्यों से आए हुए ये 478 प्रशिक्षक की नियुक्ति 30 बटालियनों में की गई है। ये छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल आदि राज्यों से प्रशिक्षकों को यहाँ प्रशिक्षण दिया गया और शानदार परेड का उन्होंने आज प्रदर्शन किया। उनका परेड से उनका जो अनुशासन है और उनकी जो प्रशिक्षण है उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और इन प्रशिक्षणों को मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं पूरी आशा है और विश्वास है कि ये देश की सुरक्षा में अपना संपूर्ण योगदान देंगे और हमारे भारत राज्य की सुरक्षा को और मजबूत करेंगे। जोधपुर रेलवे मंडल डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने जोधपुर मंडल रेलवे अस्पताल में आने वाले रोगियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं के आधुनिकीकरण और उनके विस्तार के निर्देश दिए हैं। उन्होंने रेलवे अस्पताल के निरीक्षण के बाद अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर SR बुनकर और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए रेलवे अस्पताल में एक और अधिक आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए ताकि रेलवे कर्मचारियों और उनके आश्रित रोगियों को अन्यत्र रेफर करने की प्रवृत्ति में कमी लाई जा सके। उन्होंने इसके लिए अस्पताल प्रबंधन को एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए जिससे अस्पताल में चिकित्सा सेवाओं का आधुनिकीकरण किया जा सके। डीआरएम ने अस्पताल में आने वाले पेंशन भोगियों और उनके साथ आने वाले आश्रितों के लिए सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया। इस अवसर पर डीआरएम के साथ वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक विक्रम सिंह सैनी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर SR बुनकर, वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नेहा तिवारी व अन्य चिकित्सा अधिकारी व मेडिकल स्टाफ भी मौजूद रहे। लक्ष्मणगढ़ महिला व बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्मिकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शनिवार से आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिन लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति सभागार में महिलाओं ने प्रशिक्षण के दौरान दिए जाने वाले नाश्ता व भोजन को लेकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। महिला कार्मिकों का कहना था कि प्रशिक्षण के दौरान जो नाश्ता व भोजन उनको दिया जा रहा है वो बताए गए बजट के अनुरूप नहीं है। एक महिला कार्मिक ने जानकारी देते हुए बताया कि खाने में रोटियां और चावल पके हुए नहीं थे। वहीं सब्जी 3 तरह की बताई गई थी जबकि 2 तरह की सब्जी खाने में दी गई। उन्होंने कहा कि लेडीज सुपरवाइजर को मामले के बारे में बताया गया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल अच्छा खाना मिलेगा। वहीं प्रशिक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था को लेकर भी महिला कार्मिकों ने कई सवाल उठाए। हाँ, नमस्कार सर। आज हमारा महिला बाल विकास विभाग की तरफ से आज हमारा प्रशिक्षण था। पढ़ाई भी और पोषण और पढ़ाई भी। और हमें आज एक चाय दी गई है और नाश्ता खाने के अंदर हमें बताया गया बजट 280 रुपये। उसमें रोटियां हैं, चावल हैं जो
बिल्कुल भी पके हुए नहीं थे। सब्जी 3 प्रकार की बताई गई, उनमें से सिर्फ 2 ही प्रकार की सब्जी दी गई है, जिसमें सब्जी का कोई पता ही नहीं है। दाल वगैरह, दाल में दाल नहीं है और सब्जी में सब्जी नहीं है, और चावल भी पके हुए नहीं थे, और खाना बिल्कुल भी हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और कल ना रोटियां भी कच्ची थी, और कल से हमें चाहे मना, हम अपनी व्यवस्था अपने आप ही करके ले आएंगे, खाना अपने घर से ले आएंगे, चाहे टिफिन पर व्यवस्था कोई भी व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन ये व्यवस्था बंद की जाए। हमें रोटियों को घी भी नहीं लगा था? नहीं, लुकी रोटियां थी, बिना सिकी रोटियां थी, कच्ची रोटियां थी, और हमें बिल्कुल भी। और शाम को अभी 3:30 बजे बाद में हमारा खाने की व्यवस्था हुई है, और चाय के लिए भी 12-1 बजे बाद में चाय नाश्ता, 12 बजे नाश्ता, 12 बजे के बाद में हमें नाश्ता मिला है। तो हमें तो हमारी व्यवस्था हम अपने आप ही कर लेंगे, विभाग कष्ट ना करें। CDPO सर तो वो किसी काम से नेछुआ चले गए, सुपरवाइजर है वो उपस्थित है, यहीं पर हैं। उन्हें पता है, उन्होंने भी नाश्ता वगैरह लिया है, उन्होंने बोल रहे कल अच्छा आएगा। और अब बात करते हैं मौसम की। उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बारिश और बर्फबारी हो रही है। इसका असर मैदानी राज्यों में नजर आने लगा है, जिसके चलते अब सर्दी बढ़ने लगी है। प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, सीकर समेत कई जिलों में दिन और रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो 17-18 नवंबर से तापमान में और ज्यादा गिरावट होने की और सर्दी तेज होने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान में इस समय एक एंटी साइक्लोन सिस्टम बना है। इससे यहाँ अधिकांश जिलों में सुबह शाम रात में ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई है। इससे कई जिलों में न्यूनतम तापमान गिरकर 14 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच आ गया। आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। अनीता चौधरी हत्याकांड के मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन की 7 दिन की रिमांड अवधि बढ़ाई गई। पुलिस ने पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की। अनीता चौधरी हत्याकांड के विरोध में जाट समाज ने बाजार बंद कराया। मृतका के बेटे राहुल चौधरी ने आत्मदाह करने की चेतावनी दी। राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष जस्टिस GR मूलचंदानी ने मथुरा दास माथुर अस्पताल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जोधपुर में 938 करोड़ की लागत से बनेगी एलिवेटेड रोड। NHAI ने जारी किया टेंडर। पूर्व विधायक स्वर्गीय कैलाश बंशाली की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर गौशाला मैदान में क्रिकेट ग्राउंड का उद्घाटन किया गया। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरें जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।